मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें अलैंगिक जनन के बारे में पूरी बातें की थी। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मैंने फॉलो आरेख तक लास्ट करवा दिया था। आज हम जो बात कर रहे हैं इसी यूनिट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मैं कह दूं लैंगिक जनन, जो हमने लास्ट हेडिंग लगवाई थी उसी पर मैं आज सुचारू होता हूँ। आपके सामने एक फ्लावर ड्रॉ किया गया है। मैं इसके पार्ट के साथ साथ आपको सबको पता है, हमने 11th में भी इसके बारे में जानकारी साझा की थी कि जनरली जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, पुष्प होता है। और इस यूनिट में जो हम आवर्तबीजी प्लांट पढ़ रहे हैं, और आवर्तबीजी प्लांट वहद प्लांटों की श्रेणी में आते हैं, और इनमें जो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इससे पहले हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये नहीं कह सकते हैं अपन क्या नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव देखा जाता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में केवल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा अपना उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ्लावर क्या है, किसका पार्ट है फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से भाग हैं, प्रत्येक भाग को किस नाम से पुकारा जाता है, किसे पूर्ण पुष्प की श्रेणी में रखा जाता है, किसको अपूर्ण पुष्प की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि ये चीज़ें हमने 11th में बहुत डिटेल से पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बातें साझा करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले बात आती है पुष्प। लैंगिक जनन की हेडिंग लगाई हुई थी अपनी, और मैं उसी के आगे सुचारू करता हूं। लैंगिक जनन में पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि लैंगिक जनन मुख्य रूप से आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। इसके साथ ये नहीं कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा सकता, पाया जाता है, लेकिन मेनली जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसके लिए। अब लैंगिक जनन के लिए ऑर्गन होना जरूरी है, अंग, यानी जननांग कौन कौन से हैं। तो पादपों में जनन अंग के लिए अगर किसी पार्ट का नाम आता है तो वो होता है पुष्प। तो ये पुष्प इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है इसको। इस पुष्प शब्द आते ही अपने दिमाग में एक ये आ गया है कि पुष्प कहते किसे। अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछ ले पुष्प किसे कहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं परिभाषा, कि पादप प्राहो का वह भाग जो रूपांतरित होकर पादप में जनन अंग की भांति कार्य करता है, पुष्प कहलाता है। और शॉर्ट में हम
कई बार ये कहते ही हैं, आप सभी जानते भी हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्राहो है। अब प्राहो क्या चीज़ है ये भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, जब कोई सीड ग्रो करता है या फिर मैं कह दूं अंकुरित होता है, डाइकोट और मोनोकोट हम बात पहले कर चुके हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप नीचे की ओर जो निर्मित होती है इसे हम मूलांकुर कहते हैं। मूल का अंकुर करने वाली क्या बन जाता है? मूलांकुर। और सेकंड जो ऊपर की ओर ग्रो करती है लैंड से आउटर की ओर, प्रकाशानुवर्ती, तो ये क्या कहलाती है? आपकी प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांकुर। और प्रांकुर आगे डेवलप होकर क्या बनाता है? आपका प्राहो का निर्माण करता है। और प्राहो के ही भाग होते हैं, चाहे पर्ण है, चाहे शाखा है, चाहे तना है, चाहे कांटा है, चाहे पुष्प है, चाहे फल है, ये सारे इसी के रूपांतरण होते हैं। फली भी है तो वो भी इसी का ही रूपांतरण है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? पुष्प का, यानी मैं कह सकता हूँ कि पुष्प एक रूपांतरित प्राहो है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन की एक लैंग्वेज के माध्यम से बात की जाए, आप भी अपनी सटीक भाषा के हिसाब से इस डेफिनेशन को सेट कर सकते हैं कि पादप प्राहो का वह भाग, प्राहो वर्ड लिया है, प्राहो का मतलब ये, पादप प्राहो का वह भाग जो रूपांतरित होकर, यानी अपने आप को चेंज करके रूपांतरित होकर किस में डेवलप हो जाता है भाई? पादप में जनन अंग की तरह, एक सेक्सुअल ऑर्गन की तरह भांति कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे रही है या दिखाई जो दे रही है आपको स्ट्रक्चर, ये एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट को दर्शाता है। अनुदैर्ध्य का लॉन्गिट्यूड जो सेक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस सेक्शन में ये जो भाग है ये एक किसी ब्रांच या शाखा जिस पर कोई प्लांट जुड़ा हुआ है उसको दर्शाता है। क्लियर है? ये जो भाग है वो कहलाता है आपका पुष्पासन, सॉरी पुष्पवृंत। पुष्पवृंत ये जो भाग है, यहाँ से कनेक्ट जो भाग है ये कहलाता है आपका पुष्पासन। देखो नाम ही सब कुछ बता देता है। और बायोलॉजी में जितना कोशिश हो सके साइंस रिलेटेड में, किसी भी वर्ड को रटना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी वर्ड को आप संधि विच्छेद के रूप में लेकर उसका अर्थ निकाला जा सकता है। पुष्पासन, पुष्प प्लस आसन, आसन का मतलब बैठना, और पुष्प, पुष्प जिस पर विराजित है वो क्या है आपका? पुष्पासन। तो ये कौन सा हुआ भाई? पुष्पासन। अब पुष्पासन से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये आता है आपका बाह्य दल। बाह्य दल, कैलिक्स की बात, ये अंदर की ओर है, बाह्य दल से ठीक अंदर की ओर है, इसको कहते हैं अपन दल। ये क्या है? पुंकेसर। और ये क्या है आप? स्त्री केसर। क्लियर है? मैं टोटल की बात कर रहा हूं, ना कि किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। टोटल ये स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? स्त्री केसर। और ये टोटल स्ट्रक्चर, इनको आगे मैं डिवाइड करके और बता दूंगा आपको। ये टोटल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है आपकी? पुंकेसर। ये क्या कहलाता है? दल। और ये क्या कहलाता है? बाह्य दल। ये कहलाता है पुष्पवृंत। ये क्या कहलाता है? पुष्पासन। और ये जो भाग है, अब मैं इन दोनों को भी डिफाइन कर दूं। देखो पुष्पासन के ऊपर की ओर जो बाहरी पहली स्ट्रक्चर होती है इसको अपन क्या कहते हैं? बाह्य दल। अब बाह्य दल अगर संख्या में एक है तो हम इसको बाह्य दल कहेंगे, और बाह्य दल अगर संख्या में एक से अधिक है तो उनको अपन कहेंगे बाह्य दल पुंज। कैलिक्स कहते हैं और इसको कोरोला कहते हैं। एंथर और गाइनोशियम इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहे तो। बाह्य दल पुंज एक से अधिक है तो क्या कहते हैं उसको? पुंज, बाह्य दल पुंज। अगर ये एक से अधिक है तो इसका भी नाम बन जाएगा दल पुंज। पुंज का मतलब समूह है, समूह से है यहाँ पर। ये अगर एक से अधिक है दल तो वो क्या बन जाएगा? दल पुंज। और अगर बाह्य दल एक से अधिक है तो वो क्या बन जाएगा? बाह्य दल पुंज।
ये बात करूं तो ये होता है अंडाशय, और ये अंडाशय में क्या है, अंडप है, और अंडप में ये कौन सा भाग है आपका, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, देखो नाम में कंफ्यूज ना होना, दो चीजें होती है, एक तो भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, और दूसरा रहता है भ्रूणपोष। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। देखो भ्रूणकोश जो होता है वो एक्स डेवलप में होता है, यानी अगुणित होता है, और जो भ्रूणकोश होता है वो जनरली 3x प्रकार का होता है, कुछ प्लांटों में x प्रकार का होता है, लेकिन वो डिफरेंट है। जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें इस प्रकार की कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। ये क्या है, त्रिगुणित होता है, और ये क्या होता है, अगुणित होता है। भ्रूणकोश, इनमें भी अगर संधि विच्छेद करें तो भ्रूण प्लस कोश में आता है। कोश या कक्ष वह भाग होता है जिसमें किसी वस्तु या किसी सामग्री को रखा जाता है, और यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो से है, यानी भ्रूण जिसमें व्यवस्थित होता है वो भाग क्या कहलाता है, भ्रूणकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणकोश। और ये सदैव आवर्तबीजी प्लांट में किस प्रकार के होता है, हैप्लॉइड प्रवृत्ति में पाया जाता है। सेकंड की अगर बात करूँ तो भ्रूणपोष, भ्रूण एम्ब्रियो से प्लस पोष, पोष का मतलब पोषण से है, और भ्रूण यानी ऐसा भाग जो क्या करे, भ्रूण को क्या करे, पोषण प्रदान करे, वो क्या कहलाता है, भ्रूणपोष। और वो किस प्रकृति का होता है, 3x प्रकृति का। इस स्ट्रक्चर को मैं बाहर की ओर वापस बना देता हूँ अलग से, अगर आपको कुछ नहीं समझ में, वैसे मैंने बता रखी है और नहीं बताई है, तो आगे जब अपन गैमेट्स पढ़ेंगे, इनके मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो पढ़ेंगे उनमें बहुत डिटेल लूँगा इसको, ये कैसे स्ट्रक्चर डेवलप होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों को बाद में अपन क्लियर करेंगे। लेकिन आज मैं केवल इतनी सी बात करूँगा। देखिएगा ये इस ऐसी स्ट्रक्चर होती है, 3 सेल्स ऊपर की ओर और 3 सेल्स नीचे की ओर। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपकी कुछ किताबों में इस प्रकार से ये भी दिया होता है, और ये एक सेल ऊपर की ओर, बहुत ये 2 पीछे की ओर और एक नीचे की ओर। कंफ्यूज मत होना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने हिसाब से देखना है। और इसमें क्या होता है, नीचे की ओर 1 और 2, ये 2 सेल दी रखी है और तीसरी इसके ऊपर दर्शा रखी है। उन चीज़ों को इश्यू में नहीं ले। यहाँ बीच में क्या होता है, 2 केंद्रक यानी न्यूक्लियस होते हैं, और एक क्या पाई जाती है, आपकी सेल होती है। ये टोटल इस प्रकार से 7 सेल बनती है और 8 न्यूक्लियल होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं और 7 सेल होती है। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसे डेवलप होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, इनको लेकर ज़्यादा कोई है नहीं बात। इस भाग को, ये टोटल जो चैम्बर है, इस भाग को हमने नाम क्या दिया, भ्रूणकोश नाम दिया। क्या नाम दिया, भ्रूणकोश। इन तीनों जो सेल्स हैं इनको देखो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिध्रुवी कोशिका भी नाम कहीं आपको मिल जाएगा, वो अलग अलग नाम है। ये बीच वाली जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका की श्रेणी में आती है, और जो दोनों पार्श्वीय साइड की कोशिकाएं हैं ये सहायक कोशिकाओं की श्रेणी में आती है। ये द्वितीयक केंद्रक कोशिका है, नाम ही बता देता है। द्वितीयक का मतलब 2 केंद्रक यानी 2 केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। अब जब भी फर्टिलाइज होता है, ये मैं आगे की बातें हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपके साथ क्लियर कर लूँ, आपकी जिज्ञासाएं कुछ शांत हो जाओ। ये जो आपकी पोलन ट्यूब यहाँ से डेवलप होती है, मैंने हल्का इसमें दर्शाने की कोशिश की है कि ये क्या है, पोलन ग्रेन है, यानी पराग कण, इनकी बातें कर रहा हूँ। ये पोलन ग्रेन जब भी अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन क्या है, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास को लेकर। हम बात क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। ये पोलन ग्रेन जब भी अंकुरित होता है, ये अंकुरित होकर एक पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ से डेवलप होते होते ये इसके अंदर यहाँ से एंटर करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एंटर करें, ये एंटर के आधार पर भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं एक जनरली वे में आपको समझाने की प्रक्रिया में दर्शा रहा हूँ। ये मान लीजिएगा यहाँ से ये एंटर करती है, और यहाँ एंटर करके ये सबसे पहले यहाँ पे भी ये कैसे एंटर करती है, काफ़ी बारीकियों की ओर चलेंगे अपन। ये एंटर करती है तो जो पोलन ग्रेन होता है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं,
एक प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राथमिक होता है वो आकर क्या करता है कि फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज कौन सी सेल से होता है? अंड कोशिका से जो फर्टिलाइज होता है वो तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एक तो एक्स प्रकृति का वो आएगा जो न्यूक्लियस मेल गैमेट से आ रहा है, और सेकंड जो न्यूक्लियस आएगा वो इससे फर्टिलाइज होगा, और ये फर्टिलाइज होकर क्या बन जाएगी भाई? सेकंड सेल्स बन जाएगी। क्लियर है? तो ये बातें थी आपकी इन चीज़ों को लेकर। मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, इनका भी अलग अलग नाम है, अभी यहाँ इस डायग्राम में पूरा क्लियर नहीं किया जा सकता। आगे जो यूनिट अब इसी पर अपन खेलेंगे, जो यूनिट होगी उस पर बात करेंगे। ये बात थी आपकी, सब बस स्ट्रक्चर समझ लें आप कि ये तो हमने शाखा को दर्शाया है। ये क्या होता है? पुष्पवृंत की बात की मैंने, इसके बाद पुष्पासन की बात की मैंने, उसके बाद ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका? स्त्रीकेसर, या फिर मैं इसी का ही नाम है जायांग, इंग्लिश में कहें तो गाइनोशियम। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर्स है इसको अपन क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब ये बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? दल। अगर जुड़े हुए हैं तो दल पुंज हो जाएंगे, आपस में समूह में हो तो। और ये क्या है? बाह्य दल है। ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ी सी इन दो स्ट्रक्चर को फिर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिएगा इस प्रकार की संरचना है। तो ये सबसे जो टिप पॉइंट है इसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। देखो वर्ड है वर्तिका प्लस अग्र, जिससे मिलकर क्या बना है? वर्तिकाग्र। यानी वर्तिका क्या है? वर्तिका के अग्र, वर्तिका के आगे की ओर जो भाग है उसे अपन क्या नाम दिया? वर्तिकाग्र। और वर्तिका कौन सा भाग है? ये भाग है वर्तिका। क्लियर है? सबसे टिप पॉइंट है जो वर्तिकाग्र है, उसके बाद में कौन सा है? वर्तिका। और वर्तिका के ठीक नीचे का ये जो पार्ट है उसको कहते हैं अपन अंडाशय। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अपन अंडप भी कहते हैं। और अंडप के ये तीनों पार्ट कह सकते हैं। कई किताबों में इसको इस तरीके से जायांग के पार्ट दर्शाए जाते हैं, वो बातें अलग है। ये अंडप के पार्ट होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। ये तीन पार्ट होते हैं जो जायांग या स्त्रीकेसर या अंडप के पार्ट होते हैं। वर्तिकाग्र यानी सबसे टिप वाला पॉइंट जो वर्तिका के अग्र भाग में पाया जाता है। वर्तिका सेकेंड होता है मिड, और अंडाशय ये होता है नीचे की ओर। अंडाशय में क्या होता है कि ये पाया जाता है आपका भ्रूण कोश। ये कैसे डेवलप होता है, कैसे बीजांड बनते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डेवलप आगे बात करेंगे। दूसरी अगर बात करूं, ये मादा जननांग को रिप्रेजेंट करता, थोड़ा ध्यान दे विशेषकर। और एक किसी फ्लोवर में ये होना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, नहीं तो इसके बिना फर्टिलाइजेशन या फिर जनन की प्रक्रियाएं अधूरी रहती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो डबल सेक्सुअल ऑर्गन युक्त हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, वो प्लांट पर डिपेंड करता है। दूसरी जो बात करते हैं अपन पुंकेसर को लेकर करते हैं। पुंकेसर की भी एक स्ट्रक्चर में थोड़ी आपके साथ फिर वापस साझा कर लूँ। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको आगे वाले चैप्टरों में। ये कैसे हैं, कितने इनके पार्ट होते हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो भाग है टोटल जो ये, इसको अपन कहते हैं परागकोश। वर्डों पर काफ़ी ध्यान देना। कोश, पोष, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेगी आपको, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। बात इन्हीं को भी अगर बात करूँ तो पराग प्लस कोश से, यानी जिसमें पराग कण पाए जाते हैं या फिर रहते हैं, वो कोश या कक्ष क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे वाला जो यहाँ से दोनों को जोड़ने वाला ये जो भाग होता है ये कनेक्टिव होता है, यानी योजी कह सकते हैं हम। जो पराग कोश और नीचे वाले जो फिलामेंट्स, इसको अपन कहते हैं पूतंतु, फिलामेंट।
इन दोनों को यानी इसको और इसको आपस में जो कनेक्ट करता है उसको कनेक्टिव या फिर मैं योजी कह सकता हूँ। और सबसे टिप जो होता है वो पराग कोष होता है, और नीचे वाला जो भाग फिलामेंट पतली धागेनुमा जो संरचना होती है वो तंतु कहलाती है। ये बातें हमने किसके के अंतर्गत की, नर जननांग को लेकर की थी। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो चुका होगा आपका। मैं आगे कुछ परिभाषाओं के साथ इसकी बात कर लेता हूँ और इसी के साथ आज अपन इस यूनिट को भी समाप्त भी करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब कुछ लैंग्वेज के साथ बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले पुष्प की परिभाषा तो हमने लिख ली थी। अगली बात करता हूं पुष्प वृंत। लिख सकते हैं अपन परिभाषा थोड़ा, पुष्प का वह भाग, या मैं कह दूं आधारीय भाग, एक ही बात है दोनों, आधारीय भाग, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा पुष्प शाखा से संयोजित रहता है, पुष्प वृंत कहलाता है। क्लियर है? जनरली डेफिनेशन है, कोई बड़ी बातें नहीं है, हमने 11th में भी की है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा चैप्टर के नाते ये बातें कर लेते हैं अपन। दूसरी अगर बात करूं तो पुष्पासन नाम से ही क्लियर है। पुष्प का वह भाग जिस पर पुष्प आश्रित होता है, अर्थात पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से ये सारी बातें। आगे की बात करता हूं मैं आपके साथ। बाह्य दल। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर और करवा दूं, इन दोनों परिभाषाओं को लिख लिया होगा आपने, इन दोनों परिभाषाओं को आपने लिख लिया होगा। एक पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पूछ ले कौन कौन से भाग हैं, तो फर्स्ट पहला जो भाग रहता है आपका वो रहता है बाह्य दल। दूसरा दल पढ़ाया था मैंने अभी। तीसरा पुंकेसर। चौथा स्त्री केसर या फिर जायांग, जो भी होता है, ये बात है। टोटल 4 बाह्य दल बाह्य दल पुंकेसर, स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं टोटल।
इनमें से ये जो आउटर यानी सबसे बाहरी दो भाग होते हैं, इन्हें अपन कहते हैं सहायक भाग। सहायक भाग, इनका रिप्रोडक्शन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ज़्यादातर तो प्लांट होते हैं, उनमें पुष्पों में क्या होता है कि मकरंद चूसने के कारण या किसी अन्य सुगंध के कारण कोई कीट इनके संपर्क में आता है, और इनके कीट के संपर्क के कारण क्या होती है, कीट के संपर्क के कारण ये क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। परागण क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, केवल मैं अभी फ्लोवर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये तो दोनों क्या होते हैं, सहायक भाग होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, जनन भाग होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल पार्ट होता है ये दोनों, और ये क्या होते हैं, हेल्पफुल कह सकते हैं अपन, या फिर सहायक भाग होते हैं। पुंकेसर नर को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करता है, मादा को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी फ्लोवर में ये चारों पार्ट, चारों चक्र भी कहते हैं इसको, अपने बहुत डिटेल में पढ़िए फ्लोवर स्ट्रक्चर को, चारों चक्र भी होते हैं। ये सबसे फर्स्ट चक्र बाहर की ओर से अंदर की ओर बात करूं तो फर्स्ट ये रहता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, और फोर्थ सबसे भीतरी जो चक्र होता है वो स्त्री केसर होता है। तो यदि किसी फ्लोवर में ये चारों चक्र उपस्थित है तो उसे अपन पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण, अपूर्ण, तिर्या सम्मित, एकव्यास सम्मित, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, पूर्ण पुष्प कहते हैं। और इन चारों में से किसी एक की अनुपस्थिति है, किसी एक की अनुपस्थिति है तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले हेडिंग के लिए पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों चक्र पूछ ले कौन कौन से, तो बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर या जायांग जो भी है, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों चक्र बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर उपस्थित हो पूर्ण पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण पुष्प कहलाता है। सेकंड बात करता हूं अपूर्ण पुष्प को लेकर। कंप्लीट और नॉन कंप्लीट फ्लोवर, अपूर्ण पुष्प लिख सकते हैं अपन कि ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चक्रों में से किसी एक या एक से अधिक चक्रों की, एक या एक से अधिक चक्रों की कमी या फिर मैं कह सकता हूं अनुपस्थिति, कमी या अनुपस्थिति हो, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। नॉन कंप्लीट फ्लोवर की बात की जा सकती है, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। ये बात हुई अपने पूर्ण और अपूर्ण को लेकर। अब जो आपके चार पार्ट थे फ्लोवर के, उनकी बात कर लेता हूं मैं आपके साथ। सबसे पहला जो आउटर से इनर की ओर चलूंगा मैं, सबसे बाहरी जो पार्ट था वो था बाह्य दल। बाह्य दल, देखो कई किताबों में बाह्य दल पुंज की परिभाषा दर्शाई हुई होगी, कोई बात नहीं, बाह्य दलों का जो समूह होता है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है, और बाह्य दल होता है वो एक पंखुड़ी का नाम दिया जाता है। बाह्य दल लिख सकते हैं अपन, पुष्प का सबसे
बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल कहलाता है। और अगर एक से अधिक है बाह्य दल, अब जुड़े हुए होंगे तो क्या कहलाएंगे, नहीं जुड़े हुए होंगे तो किस प्रकार से जुड़ेंगे? व्यावर्तित, कोर छादी, ध्वजकीय, ये सारे प्रकार हम पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, अगर बाहरी भाग सबसे पूछे तो वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। एक से अधिक बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं तो बाह्य दल पुंज का रूप ले लेंगे। सेकंड जो चक्र है अपना वो है दल। और दल क्या होता है भाई? पुष्प के बाह्य दल के भीतर की ओर उपस्थित चक्र को दल कहा जाता है। अगर दल एक से ज्यादा है तो दल पुंज हो जाएगा, दल कहलाता है। कोई ज्यादा बड़ी परिभाषाएं नहीं है, समझ में आ रही होगी आपको। तीसरे की बात करूं तो तीसरा होता है पुंकेसर। बात करूं तो अपन यही परिभाषा इसके आगे ले सकते हैं कि दल के भीतर की ओर, यानी पुष्प के दल के भीतर की ओर उपस्थित चक्र क्या कहलाता भाई? उपस्थित चक्र पुंकेसर कहलाता है। और ध्यान रहे कि पुंकेसर होता है जो नर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और चौथा एंड लास्ट जो चक्र होता है वो जायांग, गाइनोशियम, स्त्रीकेसर, ये सारी एक ही चीज है, एक के ही नाम है। और ये पुष्प का सबसे भीतरी और सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। सबसे भीतरी चक्र जायांग कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण चक्र पूछे तो भी जायांग होता है और सबसे भीतरी पूछे तो भी जायांग होता है। क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। एक हमने पूर्ण और अपूर्ण पुष्प की बातें की थी। पूर्ण पुष्प की अगर बात करूं तो पूर्ण पुष्प में आता है आपका सरसों, इसके अलावा अगर बात करूं मैं सूरजमुखी, और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तारा मीरा जो भी होता है मैं आगे बात नहीं करूंगा। अपूर्ण पुष्प की बात, सरसों कुल के जितने भी है। अपूर्ण पुष्प की बात करूं तो लौकी, पपीता, इन सब के जो फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं? ये पूर्ण और ये अपूर्ण। सारा बहुत डिटेल से पढ़ाया मैंने 11th में, पूर्ण पुष्प क्या होता है, अपूर्ण क्या होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक बार फिर आपके साथ कुछ बातें साझा की है। यहाँ पर अपना अध्याय संख्या फर्स्ट पूरा होता है, जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जो आज समाप्त होता है। आगे अपन नेक्स्ट अध्याय की बात करेंगे। यहाँ से हम फ्लावर के अंदर घुसे हैं और फ्लावर की प्रत्येक स्ट्रक्चर के साथ अपन बात करेंगे। कैसे परागकण बनते हैं, कौन सी परत किसका निर्माण करती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी टिपिकल है। अभी तक जो बातें हुई थी वो बहुत जनरल थी, जो आपने 11th में पढ़ी थी, कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं थी। रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल समझे नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल इन चीज़ों को सोचें, फिर रिवाइज करें, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो टैली करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।